नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ओल्ड इज गोल्ड सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और ओल्ड इज गोल्ड सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से बता देते हैं कम समय में। इसमें 1999 से 2015 तक के हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और विषय है भारतीय संविधान। ये एसएससी में आए हुए सभी प्रश्न हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय जो भी पुस्तकें आ रही हैं 1999 से प्रश्न शामिल नहीं किए जा रहे हैं उन पुस्तकों में। तो क्या ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि नहीं पुराने प्रश्न अब नहीं आएंगे। पुराने भी आएंगे। अगर नए प्रश्न रिपीट कर रहे हैं तो पुराने भी रिपीट करेंगे और पुराने के चांस तो ज़्यादा ही बनते हैं क्योंकि नए तो सभी लगभग लगभग पढ़ रहे हैं। पुस्तकें भी नई नए प्रश्नों जो हैं वो पुस्तकों में दिए जा रहे हैं। तो ये उद्देश्य है ओल्ड इज गोल्ड सीरीज का। ये तीसरा वीडियो है और 30 मिनट के वीडियो रहेंगे क्योंकि जिस ऐप से वीडियो बनाते हैं तो उसमें 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो बन नहीं पा रहा है। तो लगभग 30 मिनट के रहेगा और इस वीडियो में प्रारंभ करेंगे मंत्रिपरिषद से। इसके पहले टॉपिक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाइए, आपको क्रम से वीडियो मिलते जाएंगे। पहला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। विकल्प बी सही जवाब। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं केंद्रीय सरकार में। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां, व्याख्या आप वीडियो को रोक कर पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को अपनी सुविधानुसार आप फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित की गई हैं। ये इस तरह से व्याख्या पढ़िए, वीडियो को रोकिए, व्याख्या पढ़िए अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। अगला प्रश्न है संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वो कौन है? संसदीय प्रकार की सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? विकल्प ए मोरले। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? उत्तर हो जाएगा म्यूर। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? उत्तर हो जाएगा म्यूर। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, ये भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? विकल्प सी जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध अर्थात विकल्प बी। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? उत्तर हो जाएगा सी वीपी सिंह। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? वीपी सिंह। विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, चयन। आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? विकल्प ए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? उत्तर हो जाएगा निगम कर। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? उत्तर हो जाएगा विकल्प बी भारत की संचित निधि को। 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? उत्तर हो जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अब तथ्यात्मक प्रस्तुति देखते हैं। 1999 से 2004 तक के तथ्य हैं, इनको तथ्य रूप में दिया गया है, ऑप्शन नहीं है इसमें। और 2015 तक आपने वहाँ देख लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद के कार्यों तथा प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति
एवं उत्तरदायित्व पर विचार करते हैं। जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है वही प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर मंत्रिपरिषद होना था। खाली स्थान होगा या विकल्प के आधार पर होगा। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संघीय सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है। संघीय सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास होता है। दोनों के द्वारा एक ही विषय पर बनाए गए नियमों में विरोधाभास होने पर संघ के नियम अविभावी होते हैं। संघ के नियम अविभावी होते हैं। ठीक है। श्रमिक संघ विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। जनगणना विषय संघ सूची के अंतर्गत। जेसी शाह आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए। पंचवर्षीय योजनाओं पर वे भारतीय संचित नीति पर भारित वे नहीं हैं। अब देखते हैं न्यायपालिका से प्रश्न जो पूछे गए हैं। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई। प्रश्न संख्या दूसरा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? ये उस समय का प्रश्न था, इस समय आपको देख कर जाना है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पुरानी बुक है, कुछ प्रश्न आपको देख कर जाना है। ठीक है। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आप कमेंट करके बताइए कि जिस समय ये 3 यानी फरवरी 25 में वीडियो आप देख पा रहे हो तो इस समय कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और किस क्रम के। कमेंट करिएगा अगर आप देख रहे हैं, जब भी देखिएगा कमेंट जरूर करिएगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तक लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया। उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति KS हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष उत्तर हो जाएगा KS हेगड़े। न्यायमूर्ति KS हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उत्तर हो जाएगा सुश्री MS फातिमा बीबी। व्याख्या देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। उन्होंने वर्ष 1989 में अपना पद ग्रहण किया था। उनके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की अन्य महिला न्यायाधीश सुजाता मनोहर, रूमा पाल, सुधा मिश्रा और रंजना P देसाई हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। उत्तर हो जाएगा जबलपुर में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। विकल्प D। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? उत्तर हो जाएगा विकल्प B 65 वर्ष। सेम प्रश्न 9वां भी है। उत्तर विकल्प C हो जाएगा। 10वां देखते हैं, निम्न में कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? उत्तर हो जाएगा परमादेश। विकल्प B सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। विकल्प D। संविधान की व्याख्या कौन करता है? सेम प्रश्न। न्यायपालिका। विकल्प C। भारतीय संविधान का विरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। विकल्प B सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकारिता। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? उत्तर हो जाएगा विकल्प A मौलिक अधिकारिता। प्रश्न संख्या 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा भारत की संचित नीति को। विकल्प C। प्रश्न संख्या 16, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? उत्तर हो जाएगा विकल्प B आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये इसमें उम्र नहीं है, तो विकल्प B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। विकल्प ए सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए वकालत करने की मनाही है। विकल्प बी भारत के किसी भी न्यायालय में। किस न्यायालय में मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। तो विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं इसको भी लेटेस्ट में देख कर जाइएगा, लेकिन संख्या 31 ही है, आप देख सकते हैं। देख लेना एक बार कितनी है इस समय वर्तमान में। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश। फिर भी अपडेट होकर जाइएगा, इसको देखिएगा। जब वीडियो देखना तो तुरंत गूगल कर लेना और आप सही डाटा आपको याद हो जाएगा। ये भी प्रश्न वही है, प्रश्न संख्या 20। कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उत्तर हो जाएगा विकल्प है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है उस उच्च न्यायालय में जिसने वो सेवानिवृत्त हुआ है। जिस उच्च न्यायालय से वो सेवानिवृत्त होता है उसमें अनुमति नहीं होती। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। 23 के पहले और कोई हो तो देखते हैं, क्योंकि इसमें लाइन आ जाती है बीच में, थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाँ 23 देखते हैं। और शायद प्रश्न संख्या 21 छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं। छूट गया, एक बार और देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उत्तर हो जाएगा विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। विकल्प हो जाएगा 21 का। 22 हो गया। अब देखेंगे 23। प्रश्न संख्या 23। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर हो जाएगा कानून का न्याय निर्णयन। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहा जाता है और धीरे धीरे इस प्रकार की विधि अपना स्थान बना लेती है तथा निर्णय देने में इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? उत्तर हो जाएगा केरल। 1977 में भरत कुमार के पलिशा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? उत्तर हो जाएगा गोलक रथ का मामला। विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? उत्तर हो जाएगा विकल्प डी न्यायपालिका। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। ये प्रश्न इसमें डाउट है, इसको छोड़ दीजिएगा, व्याख्या सिर्फ पढ़िएगा इसकी। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा सी संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या 30 हो गया। अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 31 से। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है? उत्तर हो जाएगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न ऐसे ही देख लेंगे, 33 के बाद 36 क्रमशः देखते चले जाएंगे। इसमें आपको देखना है और करते जाना है, क्योंकि इसमें वो बीच में एक लाइन आ जाती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। विकल्प सी सही हो जाएगा। अब 36 देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र है और उच्च न्यायालय है, तो मिलान करना है, तो मिलान जब करेंगे तो विकल्प ए आप देख पा रहे होंगे, मिला लीजिएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 37 नंबर देखिए, तो उत्तर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है।
अब 35 देखते हैं, फिर 38 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? उत्तर हो जाएगा 323A। संविधान का अनुच्छेद 323A अधिकरण संबंधी उपबंध करता है। और प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण मामलों को। विकल्प डी सही हो जाएगा। अब पॉइंट देख लेते हैं। तथ्यात्मक प्रस्तुति है। KS हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों पदों को सुशोभित किया। यह प्रश्न आपको विकल्प के रूप में भी मिला था, रिपीट किया हुआ प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय थी। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों अतिरेक की जांच न्यायिक प्रस्ताव द्वारा की जाती है। भारत के हरियाणा व पंजाब राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। महाराष्ट्र व गोवा राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का कार्य है। संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है संवैधानिक पदाधिकारी। पहला प्रश्न है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें कटा, इसमें अवधि पूछी गई है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तीसरा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, बता दिया आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति के लिए। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद सही जवाब हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए। भारत के महान्यायाधीश को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? विकल्प डी, भारत का कोई भी विधि न्यायालय है वहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? किस अधिकारी को किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 9 का जवाब देखते हैं और व्याख्या देखिए। उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भारत के महान्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान है और 88 के तहत मंत्रियों के साथ महान्यायाधीश को भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा उसे संबोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु उसे संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब हो जाएगा विकल्प ए। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? उत्तर हो जाएगा योजना आयोग। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधानिक है? उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प बी योजना आयोग। प्रश्न संख्या 14। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 भी देख लेते हैं। अधिकारी वर्ग करता है प्रशासनिक और अर्धन्यायिक तथा अर्धविधायी कार्य। आगे देखते हैं 15 और 18 एक साथ देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तटस्थता एवं निष्पक्षता। तटस्थता एवं निष्पक्षता। विकल्प ए सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 18, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। 19 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या कर सकता है? चयन कर सकता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा।
व्याख्या देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है, उसे नियुक्त या बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। चयन करने का अधिकार है लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? उत्तर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन सेवाओं का गठन अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के तहत किया गया है, जबकि भारतीय विदेश सेवा का उल्लेख अखिल भारतीय सेवा के रूप में वर्गीकृत नहीं है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? विकल्प ए हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? इसमें आप इसकी व्याख्या पढ़िएगा। सिर्फ भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं, प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं तथ्यात्मक जो परिस्थिति है या जो बिंदु हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य सरकारों के लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वो अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है कि वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद सदस्य नहीं है, लेकिन उसे संसद में भाग लेने तथा संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत के महान्यायाधिकर्ता सॉलिसिटर जनरल जून 2014 से, ये तो करंट का देख लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये तो कभी नहीं बदलेंगे, इनको याद करना है। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र थे, जबकि वर्तमान आपको देख कर जाना है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग को 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी ली ऑफ फर्नहोम की अध्यक्षता वाले रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। वित्त आयोग पंचवार्षिक निकाय है। वित्त आयोग वह प्राधिकारी है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। आगे देखते हैं निर्वाचन। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर आधारित हैं। अगला प्रश्न यहीं पर देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति विशेषता है? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। व्याख्या पढ़ लीजिए, जिन निर्वाचन क्षेत्रों से एक सदस्य चुना जाता है उसे सदस्यता निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक दलों की संख्या सीमित होने के कारण एक दल स्थायी सरकार बनने की संभावना प्रबल होती है। इसका उत्तर डी दिया गया, इस तरह से माना गया है, तो छोड़ दीजिए। 5वां प्रश्न व्याख्या पढ़ लिया, वही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि इसमें डी उसमें सी, क्योंकि आयोग अपने हिसाब से मानता है लेकिन व्याख्या इसकी सही है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 324 के तहत। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था 1985 में। व्याख्या पढ़ लीजिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। अगला प्रश्न है तीसरा, फिर 7वां देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग? अनुच्छेद 324 विकल्प सी। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार होता है, विकल्प बी हो जाएगा। 7वें का बी और तीसरे का सी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा भूभागीय प्रतिनिधित्व। उत्तर हो जाएगा भूभागीय प्रतिनिधित्व, भूभागी। प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई? विकल्प ए 61वें संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 12 2006 में पूछा गया था, करंट का है एक प्रकार से देखा जाए तो। भारत में नागरिकों के लिए मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, विकल्प ए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ये 2011 में बढ़ाकर कर दी गई, तो इसको भी आपको देख लीजिएगा, इसको भी देख कर जाइएगा। प्रश्न संख्या 13 को गूगल करिएगा, जवाब नोट कर लीजिएगा।
मताधिकार क्या है एक प्रकार का, तो एक विधि है जिसमें अपना वोटर अपने वोट देने का अधिकार का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? विकल्प बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 11 का बी हो जाएगा। 14 देखते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। विकल्प सी 4 या अधिक राज्यों में। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं 6% है। व्याख्या पढ़ लीजिए सिर्फ। 18 किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? उत्तर हो जाएगा जनता दल। लोकसभा और विधानसभा के किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो विकल्प डी जब वो कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है। और 19 फिर करंट से है, इसको कोई विशेष देखने की जरूरत नहीं है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। लोकसभा या राज्य विधानसभा में जब कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों के 1/6 मत से कम मत प्राप्त करता है तो प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है तो कानूनी अधिकार है। व्याख्या पढ़िए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, फिर भी देख लीजिएगा। जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? विकल्प हो जाएगा पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। और भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला तो सभी जानते हैं लेकिन दूसरे से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उत्तर हो जाएगा KVK सुंदरम। ठीक है। और भारत के जो प्रथम हैं वो कौन है? यहाँ पर प्रश्न भी बन गया, देखिए सुकुमार सेन। तो 22 का बी हो जाएगा। और द्रविड़ कजगम की स्थापना पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी। और इस तरह से श्री एन गोपालास्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला है? नवीन चावला ने। करंट से जुड़ी हुई बात है। संवैधानिक राजसी का अर्थ है विकल्प डी संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। 23 का डी हो जाएगा। 27 मिलान से, तो इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। आप मिलाइएगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त आपको बता दिया गया डॉक्टर सुकुमार सेन। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? विकल्प है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, क्योंकि प्रधानमंत्री की क्या होती है आप जानते हैं, नियुक्ति होती है। 29 का ए हो जाएगा। तथ्यात्मक प्रस्तुति देख लेते हैं। निर्वाचन तंत्र के रूप में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के साथ साथ सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। इसके बाद देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की जो भी पहले हो तक होता है। वर्ष 1985 के 52वें संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी 1989 में। मध्यावधि चुनाव समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है तब करवाया जाता है। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले बंद करना होता है। चक्र चुनाव चिन्ह किसी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल को आवंटित नहीं है, अतः ये चिन्ह चुनावों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रदान किया जाता है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है, तथा इसके लिए उन राज्यों में पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% या अधिक मत प्राप्त करना, अथवा उन राज्यों में अलग अलग प्रत्येक 25 में 1 या उसके अनुपात में लोकसभा सीटें या प्रत्येक 30 में 1 या उसके अनुपात में विधानसभा सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। बाहरी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जिसमें 13वें लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी और यह नवंबर 2003, कोई विशेष खास नहीं है। डाक मतदान को परोक्ष मतदान कहा जाता है। अब देखेंगे राज्य, इसको देखते हैं अगले वीडियो में। और ओल्ड इज गोल्ड सीरीज का चौथा वीडियो राज्य से प्रारंभ होगा। आप रिवीजन करते रहिए, जो भी आपको बहुत अच्छे प्रश्न लगे कि ये प्रश्न बिल्कुल नया है
उसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। जय हिंद।